नमस्कार मेरे सभी भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के रहेंगे और ये कंप्यूटर सेक्शन वाले होंगे। और आगे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है, ये मुझसे पूछा। ऑप्शन 4 है, इनमें से आपको बताना है। क्रोमियम है, आयरन ऑक्साइड है, सिलिकॉन है या सिलिका है। बताइए फटाफट। और ये क्वेश्चन मेरा पूछा है आरआरबी बेंगलोर 17/4/2004 और छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई 2012 को। इसमें से अगर हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो क्रोमियम क्या करता है, ये साइंस वाला पार्ट में आ जाएगा। आपका क्रोमियम का काम है स्टील को कठोर बनाना। फिर आपका है आयरन ऑक्साइड, ये आपका लो अयस्क और हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना रहता है। और केवल यही चिप नहीं, अधिकतर चिप आईसी चिप सिलिकॉन का ही बना रहता है। आईसी चिप हो हमारा, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी चिप हो गया, वो सभी किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना रहता है। और सिलिकॉन आपका क्या है, एक अर्धचालक है। उसके साथ साथ अगर सिलिका की बात करें तो सिलिका आपका कंक्रीट और सीमेंट में मिलाया जाता है। अब आईसी, ये इस आईसी का क्या मतलब है, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी चिप जो है आपका 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगलोर। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगलोर। आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब तीसरा नंबर है, मॉनिटर एक डैश डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन है या स्टोरेज डिवाइस है। बताइए। आपको मैंने बताया था कि जिन जिन चीज़ों के थ्रू हम डाटा को डालने का काम करते हैं, डेटा को डालने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिसके थ्रू हम डाल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। और जिससे हमें रिजल्ट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद, जैसे हम डेटा डालें कंप्यूटर में, सीधा आपका सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए चल गया। प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिला मॉनिटर में, और मॉनिटर में जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी रिजल्ट को एक तरह से हम कह सकते हैं आउटपुट। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को बेहतरीन तरीके से मैंने एक वीडियो में समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब आगे देखते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन डैश का एक उदाहरण, जैसे मैंने पहले बता दिया, सिलिकॉन किसका उदाहरण है, अर्धचालक का। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों किस चीज़ का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, स्टार्ट मैसेजिंग सर्विस, सब्सटीट्यूट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्टेस्ट मैसेजिंग सर्विस। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होगा। अब आगे देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। बताइए। यूआर लैंडमार्क, बीएंडसी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट और अर्बन न्यूट्रिशन इंटरप्शन यूनिट। फिर आपका ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, और ऑप्शन डी है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये मुझसे पूछा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ये हो जाएगा, आपको याद ही होगा, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है मेरे से, जीएसटी का फुल फॉर्म, ये तो हालांकि पूछेगा नहीं, ये सबको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है जीएसटी कब लागू हुआ, लेकिन कंप्यूटर वाले में सेक्शन में वो नहीं पूछेगा। कब लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और अगर बात करें जीएसटी से पहले क्या चलता था, कौन सा कर लगाया जाता था, तो वैट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स जो है लगाया जाता था जीएसटी से पहले, जब जीएसटी नहीं था। अब आगे अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है।
ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका HTML का फुल फॉर्म होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होगा बताइए। BCD में आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो ऑप्शन भी मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर आपका ए नंबर HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है इंटेल i9 डैश है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं है। ये पूछा गया था आपका NTPC 29 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल i9 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है, या आप प्रोसेसर भी कह सकते हो। और केवल यही नहीं, इंटेल कोर में इसका सीरीज आता है, जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया। इसमें से कुछ भी पूछे आपको क्या मारना है? माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर मार देना है आंसर, ठीक है। अब इसका एक कंप्यूटर भी है इंटेल के साथ साथ, और एक चीज़ का डिमांड रहता है, उसको हम अभी देखेंगे। AMD राइजन, ये अधिकतर चलता है। इंटेल और AMD राइजन, इसकी तुलना, ये दोनों की तुलना हमेशा किया जाता है। तो AMD राइजन का भी जो है सीरीज आता है, जैसे इंटेल का सीरीज आ गया i3, i5, i7, i9, उसी प्रकार AMD राइजन एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं 7500 XYZ, इस तरह से वो सीरीज रहेगा। लेकिन आपको कहीं भी दिखे AMD राइजन, उसके बाद कुछ भी रहे, आपको क्या चिपका देना? माइक्रो प्रोसेसर, उसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। पाइथन एक डैश है, पाइथन क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा और क्या क्या है? सी है, फिर C++ है, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे देखते हैं। फिर आगे आपका जावा हो गया, C++, जावा और पाइथन, ये चारों क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको याद रखना है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन आपका, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? बताइए। चार्ल्स बेबेज हैं, जॉब हाडसन है, बिल गेट्स हैं, या पॉल एलन है? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब हाडसन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन का अगर हम डिस्कस करें तो चार्ल्स बेबेज, ये तो आपके कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। फिर बिल गेट्स और पॉल एलन, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। याद रखिएगा, बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को या हमारे मोबाइल को ऑपरेट करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया बिल गेट्स और पॉल एलन आपका माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब आगे देखते हैं। प्लॉटर एक डैश डिवाइस है, प्लॉटर एक डैश है, ये पूछा है हमसे। ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस है, बी है इनपुट डिवाइस, सी है ए बी दोनों, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही बता दिया कि आउटपुट डिवाइस यानी जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और रिजल्ट हमें किससे मिलता है? प्लॉटर से भी मिलता है। आउटपुट के ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या काम करते हैं? बैनर वगैरह प्रिंट कराने का काम करते हैं। फिर आगे अगर हम देखेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल कुछ दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था, डेटा जिन जिन चीज़ों के थ्रू हम डाल रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, CPU में पहुंचाने के लिए, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कीबोर्ड में हम ABCD टाइप कर रहे हैं, डेटा चल गया प्रोसेसिंग के लिए। अब हमारा CPU क्या समझता है? ABCD वो समझता नहीं है, वो क्या समझता है? 0 1 0 1 1 0, यही समझता है। वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, ए लिखा है। उसके बाद वो आउटपुट के रूप में मॉनिटर में हमको शो कराता है रिजल्ट के रूप में। तो मॉनिटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और कीबोर्ड जिसके थ्रू हम डेटा को डाल रहे हैं वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह माउस में भी हम क्लिक करते हैं, डेटा को डालने का ही काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? आपका इनपुट डिवाइस हो गया। फिर आपका आता है जॉयस्टिक, जिसमें हम लोग गेम खेलते हैं। गेम में भी तो हम बटन दबा ही रहे हैं,
तो जिसमें दबा रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ भी बोलेगा आपको इनपुट डिवाइस मारना है, और जिसमें रिजल्ट मिलेगा उसको आउटपुट डिवाइस मार देना है। फिर आता है आपका माइक्रोफोन, जिसमें हम माइक में कुछ भी बोलते हैं, भाषण देते हैं, कोई भी सॉन्ग्स गाते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो वो क्या करता है, माइक हमारा आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, फिर स्पीकर के थ्रू बाहर फेंकता है। तो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। फिर आ गया स्कैनर। स्कैनर भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, फ़ोटो को स्कैन कर रहा है, फिर हमको देखने को मिल रहा मॉनिटर पे। फिर आ गया आपका लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ आजकल डिजिटल स्क्रीन में टीचर्स जो है पढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी इनपुट ही कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तब जाके वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। फिर अगर आउटपुट डिवाइस का अगर डिस्कस करें तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो भी हम लिखते हैं हमें दिखता है कि हमने ये लिखा है। फिर आपका प्रिंटर है। प्रिंटर आपका अगर सिर्फ प्रिंट कर रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस है। अगर वो स्कैन और प्रिंट स्कैन कर रहा है और प्रिंट दोनों अगर कर रहा है साथ में, दोनों काम अगर कर ले रहा है, तो क्या है, वो इनपुट आउटपुट दोनों है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस उसको हम दोनों कहेंगे। अगर सिर्फ स्कैन कर रहा है तो इनपुट डिवाइस, अगर सिर्फ प्रिंट कर रहा है तो आउटपुट डिवाइस, अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है तो वो इनपुट आउटपुट दोनों है। फिर आता है स्पीकर, जो हमें साउंड देता है, मतलब आवाज़ को बाहर फेंकता है, तो क्या है, वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है प्रोजेक्टर, जिसमें हम मूवी वगैरह देखते हैं। हेडफोन्स, जिसमें से भी आवाज़ आपका बाहर आता है, बाहर आ गया मतलब रिजल्ट आ गया, तो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे OMR। और इसका यूज़ जो है, हम कोई भी मार्क हो, जैसे गोल मार्क हो गया, टिक मार्क हो गया, उसको रीड करने के लिए करते हैं। कोई भी कागज़ में हम कुछ मार्क बना लेंगे और उसको उसमें डाल देंगे उस मशीन में, वो पहचान कर देगा कि ये गोल मार्क है या टिक मार्क है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। GST देश को लागू हुआ, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, 1 जुलाई 2017 को कहाँ, भारत में लागू हुआ। यहाँ पर भारत छूट गया, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ भारत में। फिर MS एक्सेल MS वर्ड डैश एक है, पेंट प्रोग्राम है, रीडर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपका मोबाइल में जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जब तक वो मोबाइल में है वो कहलाएगा एप्लीकेशन, और जैसे वो सिस्टम में आ गया, आपका कंप्यूटर में आ गया या लैपटॉप में आ गया, लैपटॉप में वही सेम चीज़ आपको दिखता है, तो उसको आप क्या कहोगे, एप्लीकेशन ना कहकर आप उसे सॉफ्टवेयर कहोगे। तो MS एक्सेल और MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं। अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, चलिए देख लेते हैं। ISP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। COBOL, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपका ये ATP आपका ये साइंस वाला पार्ट हो गया, फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आपको याद होगा बायोलॉजी में आपको बताया गया होगा कि 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज होता है, और एक ग्लूकोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब आगे देखते हैं। ASCII है, इसका फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर आता है USB, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आता है फोरट्रेन, जिसका आपका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखने में बड़ा लेकिन एकदम छोटा इसका फुल फॉर्म है, देखिए, फोरट्रेन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब आगे ये मैंने कुछ अपने से डाला है जो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम में आ जाए, देख लीजिए। BIOS, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। FDD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फिर आता है आपका HDD, जिसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर आता है आपका HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है LCD, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये दोनों चीज़ घर में यूज़ होता है, तो इसका आप लोग याद रख लीजिएगा। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। फिर है आपका MMC, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया कार्ड। NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट रीडर, इसका यूज़ हम लोग अधिकतर करते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट रीडर। फिर आता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और सिर्फ रोम पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी बता देना है। और रोम आपका क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसको, और इसी को हम क्या करेंगे, स्टोरेज के रूप में यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका रैम।
जिसको हम लोग कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी कहेंगे। जब तक हम काम कर रहे हैं, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम ओपन करके काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं वो तो वहाँ पर दिख रहा है हमें। जैसे करंट चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा चीज़ हट जाएगा। अगर सेव कर दिए रहेंगे तो वो रोम में चला जाता है, और रोम क्या है, आपका सेकेंडरी मेमोरी या डेटा को स्टोर करके रखता है। अगर वो चीज़ रैम में रह जाएगा तो वो चीज़ दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर करंट आपका चल गया, फिर दोबारा आप सिस्टम ऑन करेंगे, देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो सेव कर देते तो वो रोम में चल जाता, और फिर दोबारा आप उसे देख सकते हो। फिर क्या है, रेड। रेड का फुल फॉर्म रेडोरेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट, आपका इंडिपेंडेंट डिस्क है रेड का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट और कुछ है, RDMA रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर आता है SMDP स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो भी आपका बैटरी रहता है उसको ये कहते हैं UPS। फिर आता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे, ALU जिसको कहेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के ये अंदर वाला पार्ट है जिसमें कैलकुलेशन का काम होता है, ठीक है। DVI जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है। फिर आपका वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। अब बताइए, फिर से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आगे। 16वां नंबर, एक एंटीवायरस है, बताना है इनमें से कौन सा होगा, बीटा डिफेंडर, नॉर्टन, MCFE या ऑल ऑफ द एबव। तो एंटीवायरस मतलब क्या होता है, जैसे वायरस से हमें सुरक्षा देता है, वायरस को भगाता है, वही एंटीवायरस है। और ये हम सिस्टम में डलवाते हैं। तो बीटा डिफेंडर, नॉर्टन, MCFE ये सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है, ABC, ये तीनों ही आपका एंटीवायरस है। इसके अलावा आपको कौन कौन से याद रखना है जो फेमस हैं, टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, MCFE एंटीवायरस हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी में जी डाटा हो गया। नॉर्टन, MCFE, जी डाटा, वेबरूट, सोफोस होम और बीटा डिफेंडर, बिट डिफेंडर, ये 6 आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, एंटीवायरस हैं। फिर आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा CPU को कहा जाता है। अब अगर हम पूछें आपसे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसी तरह ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर ऑप्शन सी का होता है आपका UPS, ऑप्शन सी में आपका UPS है, और इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले ही देखा। फिर CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CPU के अंदर जो भी प्रोसेसिंग का आपका काम होता है, सभी को अपने कंट्रोल में कौन रखता है, आपका CU, ये भी याद रखना, कंट्रोल यूनिट। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फोगाकू है, फ्रंटायर है, एरावत है या परम 8000 है, बताइए फटाफट। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर का अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा परम 8000। अगर वर्तमान में सबसे फास्ट AI सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो हो जाएगा एरावत। इससे पहले ठीक परम सिद्धि था, ठीक है। एरावत से पहले कौन फास्ट चलता था, परम सिद्धि। अभी वर्तमान में जून 2023 के अकॉर्डिंग एरावत जो है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है, और इसे वर्ल्ड में 75 रैंक मिला है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर कहीं एरावत दिखे ऑप्शन में, एरावत और परम सिद्धि दोनों दिखे तो एरावत मार देना है, अगर सिर्फ परम सिद्धि दिखे तो परम सिद्धि मार देना है। अभी वर्तमान समय में अगर पूछेगा भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है तब। फिर अगर पूछे, ये तो हो गया भारत का, अब अगर पूछे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये मैंने जस्ट यहाँ नीचे लिख दिया, एज दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग फ्रंटायर जो है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और फोगाकू भी एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये टॉप में नहीं आता है। फिर किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी, कौन सा जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर की बात कर रहा है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था।
तो आपको ये पता ही होगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। थर्ड में आपका आईसी चिप का यूज़ किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आपका VLSI का यूज़ किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आता है आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आपका ULSI का यूज़ किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट में हो गया वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में हो गया आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड में हो गया आपका आईसी चिप, फोर्थ में हो गया आपका VLSI, फिफ्थ में हो गया ULSI। ये भी आपको याद रखना है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है बताइए? माइक्रो प्रोसेसर है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और केवल उबंटू ही नहीं, इधर मैंने लिख दिया है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसका यूज़ हम लोग 72.22% लोग जो है इसका यूज़ करते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड का बात है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को 72.22% यूज़ किया जाता है। और ये सभी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फिर आता है आपका मैक ओएस, फिर लिनक्स हो गया। और अगर हम मोबाइल में बात करें तो मोबाइल में हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, एप्पल iOS है, इसके अलावा कौन है? सोलारिस है। तो ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी उबंटू के बारे में पूछा आपका NTPC 4/1/2021। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में ये पूछ दे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, तो ये भी क्या है? कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। 21वां नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, इंटरनेट सर्विस कहलाता है, एंड भी दोनों कहलाता है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। अब 22वां नंबर क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आर्थर गोसलिंग। अब इसको याद कैसे करें आप? JA, इसका जावा का 2 लेटर पहला का देखिएगा J, और इसका आपका आविष्कारक का 2 लेटर पहले का देखिएगा J, सेम है। तो इसी तरह से आपको याद करना है, जेम्स आर्थर गोसलिंग। फिर कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है किस में? बाइनरी में। आप लोग A लिख रहे हो, B लिख रहे हो, ये प्रोसेसिंग के लिए क्या जाता है? उसका कोड जाता है। और बाइनरी कोड कैसे स्टार्ट होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है, जैसे 0110 1001 ऐसे फॉर्मेट में हो जाता है। मतलब जैसे हम A टाइप किए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं A का बाइनरी कोड है 101 101। अब वहाँ प्रोसेसिंग के दौरान CPU में आपका पता चलेगा कि 101 का मतलब क्या है? A है, तब जाके हमारे मॉनिटर में A आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। फिर क्या है? MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट सीट कितने होते हैं? तो MS एक्सेल का जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसको हम स्प्रेडशीट कहेंगे, और MS एक्सेल को भी हम क्या कहेंगे? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। और इस स्प्रेडशीट में जैसे हम एंटर करेंगे तो सीट मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट 3, और ये सीट्स जो है हम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारा मेमोरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। और ये पूरा आपका सीट्स जो है बॉक्स फॉर्मेट में रहेगा, बॉक्स रहेगा, और उस बॉक्स को हम कहेंगे सेल। फिर देखते हैं दूरसंचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 26वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक है? कैश मेमोरी। ये आपको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे मैंने बताया MS एक्सेल का पूरा सीट्स ही सेल से ही बना होता है, ठीक है। सेल होगा मतलब रो और कॉलम से बना होता है, और रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे से मिलता है वहाँ एक बॉक्स का निर्माण होता है,
बॉक्स एक बन जाता है और उस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अगर उसमें कुछ भी लिखा हुआ है हम उसमें जाएंगे, बैक स्पेस करने के बजाय बैक स्पेस करके हम हटाते हैं कोई भी चीज़ को, अगर दूसरा हम बदलना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं उसकी जगह, तो साधारण क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। तो वो करने के बजाय हम सीधा क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी डाल देंगे और इंटर कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर क्या है 28 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 kb बराबर कितना वाइट होता है? तो ये पता ही होगा आपको, 1024 वाइट होता है। इसके अलावा डाटा मेजरमेंट की अगर बात करें तो ये जो रेट मार्क मैंने कर दिया है ये आपको याद बिल्कुल करना है। जैसे 8 बिट है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा आपका, 1024 बाइट बराबर 1 kb यानी 1 किलो बाइट होगा। अब हमेशा kb और MB सुनते हो, अब बहुत ज़्यादा सुनिए आज। 1024 kb बराबर 1 MB होगा, MB मतलब मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 TB होगा यानी टेराबाइट। 1024 TB यानी 1 PB यानी पेटाबाइट। ये तो आपको बिल्कुल याद करना है, अगर ये याद है तो आगे बढ़िए। 1024 PB यानी 1 EB, 1024 EB यानी 1 ZB और 1024 ZB बराबर 1 YB और 1024 YB बराबर 1 BB, 1024 BB बराबर 1 जियोबाइट। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। 30वां नंबर क्वेश्चन बोलता है आपसे, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? बताइए, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल या नॉन ऑफ दिस? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में संचार के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका होता है। अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर, VGA केबल का खोज किसने किया था? VGA केबल का खोज आपका किसने किया था? NTPC। ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। ऑप्शन बी आपका माइक्रोसॉफ्ट, C चार्ल्स, D IBM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM, और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, USB, पेन ड्राइव या ऑल ऑफ द एबव? डाटा ट्रांसफ़र यानी डाटा को कंप्यूटर से लेके किसी दूसरा जगह हम डाल रहे हैं, ये काम तो साधारण सी बात है, पेन ड्राइव में तो ये चीज़ हम करते ही हैं। और USB जिसका यूज़ हम लोग मोबाइल में कनेक्ट करके मोबाइल से भी ले सकते हैं या दे सकते हैं। और रही बात फ्लॉपी डिस्क, इसमें आप लोग डाउट होंगे, तो फ्लॉपी डिस्क भी आपका क्या है, एक डाटा ट्रांसफ़र करने का ही साधन है, यानी एक स्टोरेज डिवाइस ही है। ये सभी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का कुछ बातें अलग है, ये बहुत ज़्यादा नहीं करता डेटा स्टोर, ये महज 4.5 MB तक ही डाटा को स्टोर करके रखता है। इसलिए ये आज के समय देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 4.5 MB में क्या आएगा, एक सॉन्ग्स आएगा, ये एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसके अलावा उसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर 33 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है .com, .mil या .edu ये क्या है? तो ये आपका है डोमेन नेम। .com, .mil, .edu ये क्या है? डोमेन नेम। और डोमेन नेम से ही हम किसी वेबसाइट का क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं। डोमेन नेम से हम किसी वेबसाइट का पहचान कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट किस चीज़ का वेबसाइट है, उसके बाद हम वहाँ पर एंटर करके आगे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि डोमेन नेम को देखकर हम वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं। जैसे .com कहीं लिखा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे ये कॉमर्शियल इंटरनेट साइट है। .edu रहे तो ये एजुकेशन साइट है। .gov रहे तो गवर्नमेंट साइट है। उसी तरह से .mil रहे तो ये कोई मिलिट्री साइट है। फिर .store रहे तो रिटेल बिजनेस साइट है। .in रहे तो ये इंडिया का कोई साइट है। .nz है तो यानी ये न्यूजीलैंड का साइट है। .info यानी इन्फॉर्मेशन वाला कोई चीज़ है, साइट है। .org यानी ऑर्गेनाइजेशन वाला साइट है। .biz यानी बिजनेस वाला साइट है। ये चीज़ हम देखकर बता सकते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ का साइट है। फिर क्या है 34 नंबर, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो ये रखना चाहते थे इंटरफेस मैनेजर। बिल गेट्स आपको याद होगा, बिल गेट्स और पॉल वोल्केक था, वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। तो ये क्या अपना नाम रखना चाहते थे, इंटरफेस मैनेजर। थैंक यू।